हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बेटा सभी को। जिस टाइम भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से आप गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग को या गुड आफ्टरनून को एडजस्ट कर लेना। तो चलिए बेटा बात करते हैं आज की पढ़ाई की। तो आज हम आपके सामने जो लेकर के आए हैं, आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं। जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। आज आपके सामने करूंगा बेटा प्रतिलोम। ठीक, आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, त्रिकोणमितीय आपके पास में जो फलन होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। ठीक है, के आपके पास में गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा जरूरी जानना है इन चीज़ों के बारे में। अगर ये चीज़ जान के इसका एक्सरसाइज में जाने का प्रयास करोगे तो फिर ज़्यादा मजा आएगा करने में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जरा शुरू करते हैं फटाफट ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ से हम शुरू करते हैं कि अगर मैं आपके सामने लिखूँ साइन, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स, तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका आंसर x आएगा। बिल्कुल ठीक है, जहां तक आप सोच पा रहे हैं वो भी ठीक है। एक कंडीशन ये रहती है, एक कंडीशन और बन सकती है आपके सामने अगर मैं इधर की बात करूं कि अगर कभी साइन इनवर्स बाहर की तरफ होगा, ठीक है, आपके पास में, और अंदर होगा साइन x, तो ये भी आपके पास में x ही होगा। आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, लेकिन ठीक है बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना क्योंकि ये पॉइंट थोड़े टेक्निकल हैं, इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, जो अभी दोनों कंडीशंस मैंने लिखी हैं, एक्चुअली ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, वो दोनों कंडीशंस जो है बेटा वो बिल्कुल गलत हैं। ये इनका आंसर ये बिल्कुल गलत है। ये तब तक आंसर सही नहीं होगा जब तक हम ये बात ना कर लें कि ये x क्या है, x की वैल्यूज़ के बारे में जिक्र ना कर लें कि x की वैल्यू है क्या, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। आप कभी भी यूज़ करते हो कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये x क्या वैल्यू आएगी आपके पास में। ठीक है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा जिक्र अगर हम करें, देखिए मैं आप सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात। क्या बात बताऊं? अगर आप एक काम करें बेटा, इसको छुपा लें, ठीक है, तो ये तो सीधी सीधी बात बन गई, साइन कुछ भी साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग, राइट। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ठीक है, यानी कि ये साधारण त्रिकोणमितीय अनुपात है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और इसकी वैल्यूज जो निकल करके आती हैं बेटा वो कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं उसके बारे में हमने बेटा वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था कि जो साइन फंक्शन होता है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा कि जो साइन फंक्शन होता है, साइन जो फलन होता है वो हमेशा रियल नंबर से आपके पास में -1 और 1 क्लोज इंटरवल, इसके अंदर इसकी वैल्यूज आती हैं। इसका मतलब जो भी वैल्यू निकल करके आएगी x की, यदि इस वाले केस में अगर हम कहें कि x बिलोंग कर रहा है -1,1 क्लोज इंटरवल में, ठीक है, तो ये आंसर सही है। अगर ये कंडीशन हम डिस्कस करते हैं कि अगर x इसके बीच से वैल्यू, इसके बीच की वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर हम थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यानी कि वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अगर x की आप आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस नंबर लाइन के ऊपर, तो ये आंसर बिल्कुल बेटे एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। बट अगर हम लोग बात करें कि ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे हम बात करते हैं, चलो एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास में है साइन एंड साइन इनवर्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे सपोज 3 लिख दिया, ठीक, इज इक्वल टू, तो सिंपली ये 3 के इक्वल लिखा जाएगा। आप लोग कुछ मतलब नॉर्मली क्या बात होती है जब हम गणित पढ़ते हैं या कोई भी हमें पढ़ाता है तो हम नॉर्मली बात करते हैं कि ये साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे काट के नहीं दिखाते, लेकिन ये इसको खत्म कर देता है, ये है ना, इसको हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाता है। जैसे कि इसमें भी हम कह सकते हैं 3, लेकिन ये वैलिड आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जो ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा 3 जो है वो इसमें से आना चाहिए था। क्या इसमें कहीं 3 आएगा? क्या नहीं आएगा, तो ये इसके बीच में नहीं है, तो ये वैलिड आंसर नहीं है, इसको हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से आप करके अगर पेपर में दिखाओगे या कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए उसको करोगे तो ये गलत क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर x इसी के बीच से आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर इस तरीके की कंडीशन बन जाती है आपके पास में, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल में बात कर लेता हूँ कि साइन आपके पास में ये आता साइन और साइन इनवर्स 1/2, ठीक, तो हाँ बिल्कुल
इसकी वैल्यू 1/2 आ जाती। बिल्कुल ठीक बात है, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाती क्योंकि 1/2 बिलोंग करता है इन क्लोज इंटरवल 1-1 के बीच में। तो हाँ, इसका आंसर ये आता। अच्छा, एक बात और है, एक्चुअल में है क्या चीज़, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। एक्चुअल में ये है क्या चीज़, साइन इनवर्स क्या है। एक्चुअली ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। आपने दो फलनों का समायोजन पढ़ा था, मैंने अध्याय 1 में आपको पढ़ा था, ये दो फलनों का समायोजन ही तो है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें, किस तरीके से प्रयास करें, देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग प्रयास कर रहा हूँ सोल्व करने का। जैसे साइन इनवर्स 1/2 है। अब आप क्या करोगे, पहले क्या करते थे आप लोग, इसको ना करके पहले अंदर वाले को सोल्व करोगे। साइन, अभी बताइए जरा, साइन π/2 सॉरी 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, आप लोग टेबल्स को अच्छे से 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, तो ये टेबल तो याद होनी चाहिए। तो 30 की होती है, मीन्स π/6 की वैल्यू आपके पास में होती है। किसकी होती है, π/6। तो इसको आप डायरेक्ट लिखा जा सकता है π/6, ठीक है। और फिर फाइनली साइन π/6, साइन 30 कितना होगा 1/2, तो चेक कर लीजिए, है ना आंसर वही। तो कहने की बात ये है बेटा, थोड़ा सा पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए कि कौन सा आंसर वैलिड होगा, कौन सा आंसर वैलिड नहीं होगा। जब एक्सरसाइज 2.1 में हम एंट्री करेंगे इजीली, तो उसमें हम लोगों को बहुत आसानी रहेगी अगर ये चीज़ें हम लोग अब पहले ही डिस्कस कर लेंगे। अब ऐसा है क्यों, ये जो डिफाइन किए गए हैं क्लास 11th में डिफाइन किए गए थे, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस वाले केस में मैंने इस साइन फंक्शन की रेंज के बारे में बात करी, और रेंज में ही अगर आंसर आता है तो हम इसको वैलिड आंसर कहते हैं। अगर रेंज में आंसर नहीं आता है, -1 और 1 से बाहर निकल जाता है, तो इट मीन्स ये वैलिड आंसर नहीं है, हम लोग इसको। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस तरीके से क्वेश्चन था कि हमारे पास में साइन इनवर्स 3 = 3, एक्चुअली ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, आपके पास में, क्योंकि हम इसको ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ में, ठीक है। अभी दूसरे पार्ट में जब बात करेंगे ना, तब आपको और क्लियरिटी आएगी। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करने का प्रयास करूँ। देखिए अब इसकी बात करते हैं, चलिए थोड़ा रफ कर लीजिए, बाहर हो गया था हल्का सा, ठीक है। चलिए और चर्चा करेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको भूल जाऊँ यहाँ थोड़ा सा, तो ये क्या है, साइन इनवर्स। एक्चुअली ये इसको अगर दिमाग में ना रखें तो साइन इनवर्स का ही तो फंक्शन है। अब साइन इनवर्स का रेंज डोमेन क्या होता था, हमने कल डिस्कस किया था ग्राफ की वजह से, कि जो साइन इनवर्स होता है बेटा, वो आपके पास में कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक का से शुरू होता है आपके पास में, और कहाँ तक जाता है बेटा मेरे पास में, ये जाता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ये हमने कल आपको अच्छे से बताई थी चीज़ें। फाइनल चार्ट हमने कल बनाया था, जब वीडियो समाप्त हुई थी उसके अंदर हमने इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों की, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज डोमेन के बारे में डिस्कस किया था। और आपकी बेटा NCERT बुक में भी एक टेबल बना के दे रखी है, आप वहाँ से उसको समझने का प्रयास करें, उनको याद करने का प्रयास करें, क्योंकि सभी की रेंज आपको पता रहेगी, डोमेन आपको पता रहेगा, तो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी नहीं, बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर रेंज और डोमेन के बारे में जिक्र आप लोगों को सही से क्लियर नहीं होगा, तो भैया फिर आप कहने की बात, फिर तो रट्टा मारने वाली बात हो गई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये वाला क्वेश्चन हम ये ट्रिक लेकर के चले थे कि साइन इनवर्स = x। अब ये x जो है, अगर x जो हमारे पास में इसमें से आना चाहिए, अगर हमारे पास ये -π/2 से π/2 के बीच में से आ जाता है तो इट इज़ वैलिड, ये हमारे पास वैलिड है, ठीक, ये हमारे पास में क्या है, वैलिड आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं से बाहर से आ जाए, बाहर से का मतलब क्या है, एक उदाहरण से बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल लेकर के हम लोग एक बात करने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि हम, चल थोड़ा सा मैं लेता हूँ, इसकी जो रेंज है वो है बीच में 0 होगा, यहाँ पे माइनस के π/2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे π/2 रहेगा। तो वो रेंज जो है, यानी कि जो वैल्यू देता है साइन इनवर्स, वो इस बीच की वैल्यू देता है, क्लोज इंटरवल है तो ये भी वैल्यूज आएंगे साथ साथ, ये वाला, ठीक है, ये वाली वैल्यूज देता है। लेकिन अगर इनसे बाहर कुछ मिले, मीन्स सपोज यहाँ पे कुछ मिल जाए आपको इधर की तरफ, ठीक, π/2 से बड़ी वैल्यू मिल जाए, ठीक है, मान लिया π/2 से बड़ी वैल्यू हमने कहा है आपके पास में, यहाँ पे सपोज 2π/3 मिल जाए। 2π/3 मीन्स होता क्या है, 2π/3 का मतलब 120 होता है ना, यानी कि 90 से ज़्यादा, ये यहाँ पे कहीं मिलेगा 2π/3, ठीक है, यानी कि 90 से ज़्यादा वैल्यू मिल जाए, तब क्या बनेगा, तब हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें कि साइन इनवर्स sin 2π/3, आप इसको 2π/3 अगर लिखोगे तो ये गलत आंसर है,
ये गलत आंसर क्यों है कि 2π/3 जो है वो इस रेंज में नहीं आता जिसमें इसकी वैल्यूज निकल करके आती हैं बेटा। साइन इनवर्स जो वैल्यू देता है हमेशा वो -π/2 से π/2 के बीच में देता है, इससे बाहर से वैल्यू नहीं देता। लेकिन हमारी जो वैल्यू निकल रही है हमारे डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमें आज तक पढ़ाया गया है छोटी क्लासेस में, या फिर हम लोग दिमाग में रखते हैं कि साइन इनवर्स है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2π/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। हम लोगों को जो भी आंसर देने होते हैं वो हमेशा बेटा आप लोग दोगे इस रेंज के अंदर, और इसी को आप प्रिंसिपल रेंज कहते हैं, ध्यान रखिएगा जरा। प्रिंसिपल रेंज या मुख्य शाखा क्या है, वीडियो नंबर 2 पूरी मात्रा में, वीडियो नंबर 1 प्रचुर मात्रा में समझाया गया है। दबा के आप लोग इस तीसरी वीडियो से पहले अगर दोनों वीडियो देखोगे तो आपको मुख्य शाखा प्रिंसिपल रेंज, यानी कि मुख्य शाखा भी वही चीज होती है, प्रिंसिपल रेंज भी वही होती है कि हमारे पास में वैल्यू आनी चाहिए यहां से बेटा। तो अगर यहां से वैल्यू इजीली प्राप्त हो जाती है तो आंसर सही है। बट इस केस में क्या हुआ, इस वाले केस में वैल्यू हमारी इस बीच में नहीं है, तो हम क्या करेंगे। इट मीन्स ये है कि अगर, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम बात कर लें, इसको दोबारा से लिखें, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू यहाँ से π/2 से π/2 के बीच में ना करें, तब क्या करेंगे हम, तब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब हम थोड़ा परिवर्तन लाते हैं, और उसमें भी आपका क्लास 11 वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, जिसमें हम कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, यानी कि या साइन, ये वाले फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे बेटा। थोड़ा सा मैं इधर की तरफ रफ करके बता देता हूँ, ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ही ली है ना, कि जैसे हमने पढ़ा था कि साइन पाई प्लस थीटा वट, साइन आपके पास में पाई माइनस थीटा वट, ऐसे ही कॉस पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा समथिंग, ये π/2 में भी होता था, 2π में भी होते थे, ये आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले। तो अगर ये कंडीशन बन जाती जो अभी मैंने बात की थी कि हम लोग ले रहे हैं कि साइन इनवर्स आपके पास में, साइन इनवर्स यहाँ पे 2π/3, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म इस तरीके से करते हैं ताकि इस बीच में ये चीज़ आ जाए। तो देखिए बड़ा आसानी से हम इसको बात करते हैं कि साइन इनवर्स, मैं इसको लिखता हूँ साइन इनवर्स, देखो पाई माइनस, अब पाई में से कितना घटाओगे 2π/3 बचे, ठीक है, कितना बचा है आपके पास में, हम इसको घटा सकते हैं इजीली ठीक है, π/3 आपके पास में, ठीक, घटाया जा सकता है π/3। अब आप कहोगे सर पाई में ही क्यों काम कर रहे हैं, तो ये तो π/2 में भी होता था ये फॉर्मूले, बट हम लोगों को क्लियर है कि पाई और 360 यानी कि 2π में चेंज नहीं होता। इट मीन्स अगर यहाँ पे मैं π/2 लेता या 3π/2 लेता तो ये साइन का कोस बन जाता, फिर प्रॉब्लम आती कि बाहर साइन है, ये दिक्कत वाली बात होती है ना। तो हम लोग पाई में ही काम करेंगे या फिर कहीं जगह हम 2π में काम करेंगे, ठीक है। तो इजीली ये क्या बात बनेगी, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि साइन इनवर्स, ठीक है, और ये बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मीन्स हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे साइन होता है प्लस में। अभी छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, मैं आपको कह रहा हूँ बेटे, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल इसके अंदर है। तो बेटे सारी चीज़ें आप पहले पढ़ लें, ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी क्लास 11th में आपने पढ़ी है उसको थोड़ा कमांड में रखें, कमांड में अगर नहीं भी है तो उसके फॉर्मूले सामने रखें और उनको एक चार्ट बना करके कि ये मेन फॉर्मूले जो भी हैं उनको सामने रख करके क्वेश्चंस को आप या ट्रिक्स को आप समझने का प्रयास करें। तो ये बनेगा साइन 180 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा मीन्स π/3, और जब हम फिर अब कर सकते हैं इसकी वैल्यू π/3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी π/3 वैल्यू आ जाएगी, ये साइन से साइन आप चाहे तो ये कहो कि ये कट गया या ये कहो जो भी इसका हुआ हमें नहीं पता, बट ये जो π/3 है ये बिलोंग करेगा इस इंटरवल से -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, इसमें क्लोज इंटरवल में। तो इजीली आप लोगों को ये देखना रहता है कि ये जब वैल्यूज आती हैं कि ये वैलिड रहेंगी या नहीं रहेंगी, और इसी को लेकर के जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है उसमें बेटे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप जब इन चीज़ों को समझ लोगे तो फिर एक एक क्वेश्चन आपके सामने दौड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही हम इन सभी की प्रॉपर्टीज, इन सभी के गुणों के बारे में बात करने का आज इरादा है हम लोगों का। जैसे साइन के बारे में डिस्कस किया है तो ऐसे थोड़ा सा हम कोस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अपना दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, इसको जरा रफ कर दें तो सही रहेगा थोड़ा सा, और ताकि स्पेस और मिल जाए, समझाने की जगह मिल जाएगी, फिर इसको तो आपको पता ही चल गया हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपके पास में रहेगा बेटा कि अगर हम बात करें
कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसी की जैसा दूसरा कंसेप्ट बन सकता है कि कोस इनवर्स और कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है भाई, ये फर्स्ट कंडीशन बन सकती है आप, और वो दूसरी कि ये आपके पास में आप ऐसे कह सकते हैं कि कैंसिल आउट हो गया तो एक्स आ गया, लेकिन फिर वही कंडीशंस बनेंगी। अब आपको पता है एक्चुअली, फिर वही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसको मैं अगर थीटा मान लूँ तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यू देगा इसकी हमें रेंज पता होनी चाहिए, कहाँ की वैल्यू ये देगा। किस तरीके से देखिएगा जरा जो मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो cos फंक्शन होता है वो रियल नंबर से आपके पास में -1 और 1 के बीच का होता है। इट मीन्स हमारे पास अगर x की वैल्यू विद इन आती है इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर आती है, -1 से 1 के अंदर आती है, मीन्स हमारे पास में -1 अगर यहाँ पे 1 यहाँ है, 0 बीच में होगा ही होगा, तो ये वैल्यूज़ लेता है। कौन सी वैल्यूज़ लेता है? ये वाली वैल्यूज़। कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है -1x इनके बीच का रहेगा, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो हाँ ठीक है यार, फिर क्या है कि ये वैलिड आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कुछ डिफरेंट चीज़ आ जाती है, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया, उदाहरण लेकर के मैं बात करूं, एक उदाहरण की बात करूं, सपोज कर लेते हैं कॉस इनवर्स आपके पास में ये आया, सपोज कर लेते हैं कि 2 आया, ठीक है, इज इक्वल टू 2। इज इट वैलिड? क्या ये सही है? सोचिए जरा, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? इसमें हम आंसर डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारे पास में 2 है वो कभी भी -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं है, इसमें कहीं भी 2 नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा आता हमारे पास में, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, ये गलत आंसर है। ठीक है, अगर ऐसा था कि कोस आपके पास में, यहाँ कोस इनवर्स में बात कर लेता हूँ 1/2 की, सिंपल लेके चलते हैं। ठीक, यस, हम फिर तब आसानी से लिख सकते थे ये 1/2 है, बिकॉज 1/2 जो है बेटा वो -1 और 1 के बीच में है, यानी कि वो कोस की रेंज से आ रहा है, कोस के परिसर से ये वैल्यू आ रही है, तो हम इसको इजीली कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे हिस्से की फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या किया जाए, इसमें एंगल कोई लेके चलेंगे। इसमें क्या रहेगा कि ये आंसर वैलिड रहेगा अगर x बिलोंग करेगा, क्योंकि इसको पहले देखिए जरा, जो कोस इनवर्स फंक्शन होता था वो कहाँ से कहाँ तक होता था आपके पास में, वो -1 से 1 से शुरू होकर के इसकी रेंज बनती थी 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 π आपके पास में। ठीक है, कितना होता था? 0 to π। ठीक, अब अगर हमारा x बेटा, ये x जो है वो बिलोंग कर जाए 0 to π में, तो इजीली कह सकते हैं ये सही है बेटा। ये क्या है? सही आंसर है। ये क्या है? सही आंसर है। बट इफ यहाँ कहें, यदि देखिए जरा, यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू 0, π, अगर इसमें ना जाए, यानी कि x 0, π से ना आए, 0, π का मतलब समझ लीजिए बेटा, ये अगर नंबर लाइन इसके लिए बना सकते हो, जैसे आपको ग्राफ में सिखाया गया था हमने, एक लाइन से आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे बीच में 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, या π/2 फिर पाई आता है, इसी तरीके से इधर की तरफ माइनस का π/2 आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस हिस्से की, देखिए जरा जो मैं बात कर रहा हूँ इस हिस्से की, जो मैंने डार्क किया है थोड़ा सा, जो कि आपको मोटी मोटी सी लाइन दिखी होगी, इस वाले हिस्से की। अगर इस हिस्से से x की वैल्यू आती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इस हिस्से से नहीं आती तब क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं बेटे? ट्रांसफॉर्म करते हैं। तब हम लोग इसको परिवर्तित करते हैं, उदाहरण से क्लियर करते हैं। उदाहरण से एक उदाहरण लेकर के क्लियर करते हैं, तो ताकि अच्छे समझ में आए। सपोज कर लेते हैं हमारे पास में कोस इनवर्स, और कोस अंदर की तरफ कोई वैल्यू ले लीजिए, आगे से वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लूँ 5π/4 ले लेता हूँ। 5π/4 का मतलब रहेगा, कितना रहेगा आपके पास में कि 5π/4 मतलब 45, 90, 180 और 45, 225 है ना। ठीक है, ये रहेगा 225, मीन्स पाई से तो आगे ही निकल जाएगा ना भाई, इधर की तरफ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम बात करें कि 5π/4 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता 0 to π के बीच में। बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फिर वही काम करेंगे जो मैंने बताया है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि ये वैल्यू इस रेंज में आ जाए। किस तरीके से कि cos, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिखूंगा पाई प्लस π/4। बताइए कोई समस्या है क्या? π+π/4 को अगर हम लेकर के चलेंगे, ठीक है ना बेटा, तो मजा आएगा फिर, है ना। तो जब लेके चलेंगे तो इजीली क्या बनेगा, देखिए जरा, cos, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है ये भी,
ठीक है, कॉस। अब 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा मीन थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, और आपको पता है कि इसमें ऑल एस टी सी है ना, कि यहाँ पे 10 प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं थर्ड वाले में, क्योंकि पाई तो ये रहेगा ना भाई। समझ में नहीं आ रहा यार, थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ, चलिए थोड़ा सा चीज़ें आपको और क्लियर कर दूँ। जो चतुर्थांश का चक्कर 11वीं में पढ़ा है ना हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि 0 है, ये π/2 है, ये पाई है आपके पास में, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कहेंगे हम नीचे का 2π, ठीक है, इतना। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं बेटा, तो ये है पाई प्लस π/4 मीन्स हमारे पास यहाँ पे पाई है, इसमें कुछ जुड़ेगा तो थर्ड में जाएगा। और ASTC वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया था। ASTC का मतलब है कि यहाँ पे OA फॉर ऑल, सभी की सभी टिक्नोमेट्रिकल रेशियो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात सारे प्लस में होंगे। इसमें सारे के सारे नहीं, इसमें केवल साइन और साइन का रिश्तेदार मीन्स कोसेक प्लस होगा, बाकी सारे माइनस। इसमें tan और tan का रिश्तेदार मीन्स कोट प्लस का होगा, बाकी सारे माइनस के। इस चौथे चतुर्थांश के अंदर कोस और उसका रिश्तेदार जो है वो प्लस का होगा, बाकी सारे के सारे माइनस में होंगे। तो इस वाली कंडीशन की अगर बेटे हम बात करें तो ये माइनस का कोस π/4 आएगा या नहीं आएगा, मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां से भी बच्चे गलती कर देते हैं थोड़ी सी। क्या करते हैं, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। देखिए जरा, ऐसा लिखेंगे क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको -π/4? क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा? कभी भी नहीं लिख सकते इसको ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये इसके इक्वल हम इसको नहीं, क्योंकि जब माइनस बाहर है तो इसको अंदर नहीं ले जा सकते आपके पास में। तो इसको फिर से आपको ट्रांसफॉर्म करना रहेगा कि किस तरीके से, कि cos इनवर्स आपके पास में, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये लिखा ही नहीं जाएगा। फिर मैंने गलत कर दिया यहाँ से, तो चलिए बात करते हैं। ये जाएगा cos इनवर्स। इस माइनस को खत्म करने के लिए फिर आप लोग उसी सिस्टम में प्रवेश करें जो अभी हमने डिस्कस किया है बेटा, ये वाला है ना। इसमें देखिए cos माइनस का कहाँ होता है, यहाँ पे माइनस का होता है ना, और यहाँ पे भी माइनस का होता है ना। तो अगर मैं इसको इसमें तो बात में करूँगा नहीं, ठीक है, मैं कर लेता हूँ या तो 180 या तो पाई प्लस में बात करूँगा, ठीक है, या फिर पाई माइनस में बात करूँगा। और पाई माइनस में बात करने में फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है देखिए ज़रा, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे cos पाई माइनस π/4, ठीक है। पाई माइनस π/4 अगर आप करोगे, cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, cos इनवर्स बेटा हमारे पास में आ जाएगा, cos 180 में से 45 घटेगा तो 135 ही बचता है ना। तो यानी कहने की बात, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3π/4 आपके पास में आएगा। और आप इसको जब cos से cos आप कह सकते हो कि इसकी आंसर 3π/4 है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू 0 to पाई। ध्यान दीजिए, 3π/4 का मतलब रहा 135। इट मीन्स ये हमेशा ही 0 से पाई के बीच में रहेगा, तो ये इसका वैलिड आंसर है। ठीक बात है। तो आप लोगों को ये जरूर देख लेना है कि जो आंसर आ रहा है वो ये है क्या, ये इसको मैंने कहा है, ये है क्या, ये प्रिंसिपल रेंज है। मैंने कहा था कि आंसर जो है वो आने चाहिए प्रिंसिपल रेंज में, ठीक है। मुख्य शाखा में आप लोगों के आंसर आने चाहिए, तो वही वैलिड आंसर है, वही सही आंसर रहेगा, ठीक है। वैसे आंसर कुछ भी है। अब अगर मैं कहूं कि ये आंसर वैलिड नहीं था, ऊपर वाला कहाँ गया, ये वाला कहाँ गया, ये अच्छा हमने करा नहीं है। अगर इसको हम डायरेक्ट π/4 लिखते हैं, ठीक है, क्या ये अब वैलिड था? ये हो सकता था, लेकिन बहुत सारे स्पैम हम लोगों ने बात की थी कि ग्राफ जो कोर्स का था ऐसे जा रहा था ना आपके पास में, ये कि हमने किस हिस्से की बात कर रहे हैं, 0 to पाई वाले हिस्से की बात करते हैं हम। ये हमारे लिए क्या बनता है, प्रिंसिपल रेंज बनती है यहाँ पर हमारी, यानी मुख्य शाखा बनती है। ऐसी और भी बन सकती है, इधर भी, लेकिन हम स्टडी किसके बारे में करते हैं, इसके बारे में करते हैं, तो आंसर भी इसी में देखेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इसी तरीके से tan और कोट वगैरह के बारे में, जो और बचे हैं हमारे, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, तो अच्छे से देखी जाएगी। चलिए बात करते हैं tan आपके पास में, कि tan इनवर्स अगर x रहे तो ये x वैलिड है या नहीं है। ऐसे इधर की बात करते हैं कि tan इनवर्स साथ में tan x रहे इज इक्वल टू x, क्या ये वैलिड है या नहीं है। फिर वही बात करते हैं, सबसे पहले इधर वाले की बात करते हैं। सबसे पहले tan फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो tan होता है हमारे पास में वो r माइनस एक सेट बनाते थे हम x सच दैट x एंड x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू
कोई भी पूर्णांक n होता था आपके पास में, ये सेट बनता था आपके पास में। क्योंकि ये ऐसा क्यों बना, इसको हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। क्योंकि यहाँ पर इस सेट में वैल्यूज़ कोस, क्योंकि 10 जो होता है साइन अपॉन कोस होता है, तो कोस जहाँ पर डिफाइन, यहाँ पर कोस 0 होगा तो 10 वहाँ पे डिफाइन होगा ही नहीं, और वो सेट हमने बिल्कुल अलग लिख करके माइनस कर लिया है। साथ ही साथ हाँ, ये तो हमने इसका डोमेन लिखा है, इसकी जो रेंज आएगी, थोड़ा जगह कम है, कोई नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ, रेंज इसकी R आएगी। इट मीन्स इस वाले केस में अगर हम कोई भी वैल्यू लेके चलें, उदाहरण के बारे में कि tan इनवर्स अगर मैं 5 भी लेके चलूँ, दैट इज इक्वल टू 5, और ये रियल नंबर है तो ये वैलिड है। इस केस में कोई दिक्कत ना है, इस केस में बहुत आसान है, क्योंकि जो रिजल्ट आना है वो रियल नंबर का आना। रियल नंबर मीन्स कोई भी रियल नंबर, आपको पता सबसे खतरनाक सेट रियल नंबर का होता है। वास्तविक संख्याओं का सेट सबसे बड़ा, दुनिया में जो सेट होते हैं सबसे ज़्यादा संख्याएं वास्तविक संख्याओं की होती हैं। तो आप लोग अगर बात करें कि ये अगर कोई भी यह नंबर आएगा लेकिन वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तो आपका आंसर वैलिड रहेगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, इसको आप ज़्यादा टेंशन ना लें। बात करते हैं उस वाले की। उसके लिए बात करने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसकी tan इनवर्स की रेंज वगैरह देख लें कि जो tan इनवर्स था वो आपके पास में R, ठीक है, रियल नंबर आपके पास में, ठीक है, इसकी रेंज क्या होती थी हमारे पास में, ये जो tan इनवर्स था वो कहाँ से कहाँ तक था, R से तो शुरू होता था ये, बट हमारे पास में ये कहाँ तक जाता था आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में जाता था ओपन इंटरवल। ऐसा ओपन इंटरवल लिखा जा सकता है -π/2 to π/2। ये ओपन इंटरवल का एक और सिंबल होता है, या कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ऐसा ना लिखना चाहते हो, थोड़ा उल्टा सा लग रहा हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्लोज इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ऐसा भी उल्टा ऐसे करके ना, तो नोटेशन है, आप लोग कैसे भी दे सकते हैं। मीन्स हमारे पास ये बात क्लियर है बेटा कि ये चीज़ जो है, जो रिजल्ट आएगा वो ओपन इंटरवल का मतलब ये रहेगा। थोड़ा सा बता दूं आपको, अगर ये कोई लाइन है, यहाँ पे बीच में 0 है, यहाँ पे -π/2 है एंड देयर इज π/2, तो यहाँ पे अगर गोली बनाई जाए तो वैल्यू ये नहीं आएंगी, π/2 और π/2 नहीं आएंगी, -π/2, तो इनके बीच की कोई वैल्यू आएगी, इनके बीच की कोई वैल्यू आएगी आपके पास में। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल से बात करते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं? ठीक है, चलिए बात करते हैं, कुछ बात करते हैं उदाहरण लेकर के। यानी कि जो आंसर आएगा वो x जो है वैलिड तभी होगा जब ये ओपन इंटरवल 1/2 और π/2 के बीच का होगा। अगर नहीं है, यदि, चलिए बात करते हैं, चलो उदाहरण से बात करते हैं। जैसे कि हमने लिखा tan इनवर्स और tan π/, ठीक है, मतलब 6 आया, तो आंसर π/6 ही आएगा। वैलिड है या नहीं है, सोचिए ज़रा, वैलिड है या नहीं है, आप लोग सोचिए। क्या ये π/6 जो है यानी कि 30 बनता है ना, ये क्या ये इस सेट में आएगा -π/2 से π/2 के बीच में? बिल्कुल आएगा भैया, 30 तो इनके बीच में आएगा, ये वैलिड आंसर है। ये तो तब था जब ये वैल्यू हमारी इस प्रिंसिपल रेंज मुख्य शाखा में मिल जाती है। अगर हमारे पास ये वैल्यू x डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 से π/2 में अगर ना मिले, तब हम लोगों को क्या करना, फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जैसे कि हम लोगों ने अभी सीखी। एक उदाहरण से बात करता हूँ, उदाहरण लेकर के बात करता हूँ बेटा। उदाहरण क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ कि tan इनवर्स अंदर है tan, कोई वैल्यू ले लीजिए जो इस रेंज में ना आए। इस रेंज का मतलब ये बीच में 0 -π/2 और यहाँ पे π/2। इट मीन्स अगर इसके बीच में ना आए तो इधर से बाहर से कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया 90 से ज़्यादा कोई वैल्यू ले लीजिए आप। 90 से ज़्यादा वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3π/4 ले लें, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, तो ले लो 3π/4, राइट। अब इसको डायरेक्ट अगर हम 3π/4 लिख दें तो गलत आंसर है, क्योंकि 3π/4 इस प्रिंसिपल रेंज में नहीं आता आपके पास में, बिल्कुल ठीक है, इस मुख्य शाखा में नहीं आता आपके पास में। तो आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना रहेगा बेटा। ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाएगा, अभी यहाँ देखिए, 2 मिनट का काम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको लिखा जाएगा 10, इसको लिखेंगे π-, ठीक है, π-π/4, कैलकुलेट करके देख लीजिए, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख लेता नीचे, है ना, tan इनवर्स आपके पास में। अब बात करो बेटा, देखो tan π-θ, क्लास 11th में जाइए तुरंत, ठीक है। π-θ मीन्स होता है क्या होता है भैया, होता क्या है, सोच लीजिए जरा। ये इधर की तरफ पाई यहाँ पे रहेगा, इसमें जाएंगे, इसमें तो tan माइनस, तो माइनस आएगा ना,
ठीक है, समझ के करिएगा तो इजीली समझ में आएंगी चीज़ें, अदरवाइज रट्टा मारोगे तो फिर भाई रवि मालिक है तुम लोगों का। ठीक है, चलिए बात करते हैं टेन इनवर्स। अब बात समझते हैं, यहाँ ये माइनस, इसको हटा, इसको कोई दिक्कत ना, इसको हटाया जा सकता है। कैसे? हम लिख सकते हैं कि टेन माइनस पाई बाई 4, क्योंकि आपको पता है कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, तो इसको चेंज करने में कोई समस्या नहीं है। इस टेन से टेन ये खत्म हो गया, जो भी हो गया मर गया, खत्म हो गया, हमें नहीं पता क्या है कि ये बचेगा माइनस का पाई बाई 4। एंड माइनस का पाई बाई 4 जो बनता है बेटा, माइनस का जो पाई बाई 4 बनता है, जो आंसर आया है माइनस का पाई बाई 4, वो हमेशा बिलोंग करेगा उस ओपन इंटरवल वाली रेंज में जो हमने ऊपर लिखा है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये आपके पास में रहेगा प्रॉपर्टी टेन इनवर्स या फिर टेन की प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटे, और 3 बचे उनको बहुत तेजी से करेंगे क्योंकि हमने बहुत चीज़ें समझा दी हैं। इसी तरीके से बातें हम लोगों को उसमें भी डिस्कस करनी है। ठीक है, ज़्यादा उसमें समय नहीं लेंगे। 3 चीज़ें और बची हैं, इंपॉर्टेंट है, वो भी उनको जान करके फिर हम एक्सरसाइज में घुसेंगे। तो समस्या बिल्कुल नहीं आनी चाहिए अगर आप कॉन्सेप्ट को सही समझ के चलोगे तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इसको रफ कर लें। नेक्स्ट जो बनता है हमारा, क्या बनता है इसके बाद का, बात कर लेते हैं कोट की, है ना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बनता है बेटा हमारे पास में कोट, राइट। कोट अगर हमारे पास ऐसा जाए, कोट इनवर्स एक्स, राइट, इज इक्वल टू एक्स, क्या ये वैलिड है? फिर ऐसे ही कोट इनवर्स बाहर लिख लीजिए और कोट यहाँ पे आ जाएगा, और ये x इज इक्वल टू एक्स, क्या ये वैलिड है? इस बारे में बात करनी है। ठीक है, आपके पास में चलिए, फिर वही बात है कि कोट थीटा मीन्स कोट की रेंज डोमेन बताइए रहा। कोट जो होता है फंक्शन, वो आपके पास में कहाँ से कहाँ तक होता है? रियल नंबर्स, ठीक है, आपके पास में रियल नंबर से, ठीक है, यहाँ पे एक सेट माइनस करते थे एक्स सच दैट एक्स, क्योंकि हमारे पास कोट जो होता है बेटा वो होता है कोट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, नहीं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन जहाँ 0 होगा वहाँ वैल्यू इसकी जो है नहीं मिल पाएगी, तो हाँ ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि ये एन पाई पे 0 बन जाता है ना, और एन कोई भी नेचुरल नंबर, सॉरी कोई भी आपके पास में इंटीजर रहेगा, और इसकी जो रेंज बनेगी आपके पास में वो भी रियल नंबर बनेगी, कोई भी रियल नंबर आए, जैसे कि 10 में रियल नंबर आता था। बिल्कुल ठीक बात है आपके पास में। तो इस वाले में भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, कुछ भी वैल्यूज आएंगी, जैसे कोट इनवर्स आपके पास में आ गया, √3 आ गया, इट मीन्स, है ना, तो ये √3 ही रहेगा, बिकॉज √3 जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उस वाले की बात करते हैं। ये कोट इनवर्स का जो रेंज डोमेन बनता था वो क्या बनता था आपके पास में, देखिएगा जरा ये कैसे बनता था। हमने ये पूरा चार्ट बनवाया था और पूरा सिखाया भी था ग्राफ बना करके किस तरीके से कोट का रेंज डोमेन वगैरह बनता है। तो उसको समझाने के लिए हम लोगों ने बात की थी कि ये हमेशा, क्योंकि रियल नंबर, सॉरी ये तो था, ये रियल नंबर तक था ना, ऐसा ये रियल नंबर, ये गलती हो गई थोड़ा सा, इतने सेट, ये तो इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है। तो ये बनता था रियल नंबर से आपके पास में 0 to पाई, लेकिन इंटरवल आएगा क्लोज, इंटरवल आएगा आपके पास में ओपन, यानी कि 0 और पाई वैल्यू नहीं आएंगी। तो वही बात है कि अगर x बिलोंग करता है 0 एंड पाई से, ठीक है, तो वैलिड है आंसर। ठीक है, अगर नहीं बिलोंग करता है, अगर हमारे पास ये बिलोंग नहीं करता तो फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया है। बात कर लेते हैं फटाफट, जैसे कि उदाहरण से सपोज करते हैं इसको भी। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला 0 है यहाँ पे और ये पाई है, ठीक है, इसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा कोट इनवर्स, और कोट लिखा मैंने 180, ज़्यादा कुछ ले लेते हैं, जैसे 3π/4 ही ले लो, चलो यार, नहीं 5π/4 ले लो, 45 पंजे 225 ही तो होते हैं, कैलकुलेट कीजिए ना, देखिए ज़रा 45 है ना ये, 45 पंजे आपके पास में अगर बात करें थोड़ा सा, 45 पंजे 25 5 ऐसे लेके 2 5 दूनी 10 5 225, ठीक है, सही है। तो ये अगर हम इसको डायरेक्ट लिख दें 5π/4 तो ये आंसर वैलिड नहीं होगा, बिकॉज ये इस रेंज में नहीं आ पा रहा है, जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी मुख्य शाखा में नहीं है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं देगा। तो हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे बेटा। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे इसको? ठीक है, वही तरीका लगाएंगे कि कोट इनवर्स एंड कोट आपके पास में पाई प्लस π/4, इज इट क्लियर? ये क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक, सिंप्लीफाई कीजिए बेटा थोड़ा सा, कोट इनवर्स और कोट 180 प्लस थीटा मीन्स
नीचे चले गए प्लस का ही होता है कोट π/4, ठीक है, और π/4। अब इसको π/4 लिखा जा सकता है क्योंकि ये बिलोंग करता है 0 to π में, और ये वैलिड आंसर है आपके पास। तो इस तरीके से आप काम करोगे तो इजीली समझ में चीज़ें आएंगी। 2 चीज़ें और बची, उनको क्लियर करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के अंदर चलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट करते हैं बात हम सेक, ठीक है, सेकेंड जो होता है, कभी सेक एंड सेक इनवर्स बन जाए आपके पास में एक्स, क्या वो एक्स होगा, कब होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर सेक इनवर्स आ जाए और सेक एक्स लिखा रहा है, इसको एक्स लिखा जा सकता है, कब लिखा जा सकता है, कब क्लियर होगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा काम बेटे ये करना पड़ेगा, आपको पता है कि रेंज डोमेन इनकी देखनी रहेगी, जो कि आपके पास में एक फाइनल चार्ट तीसरी वीडियो में हमने बनाया था, ठीक, आपके पास में। तो रेंज डोमेन जब इसकी देखेंगे तो ये सेक जो फंक्शन होता था बेटा, ठीक है, आपके पास में जो सेक जो फंक्शन होता था वो r माइनस, और ये होता है 1/cos, यानी कि इवन मल्टीपल है, ठीक है, और मल्टीपल, राइट। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z से आपके पास में ये जो सेट जाता था आपके पास में r माइनस, या थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, r माइनस -1, ओपन इंटरवल माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि इसके बीच की वैल्यू कभी आती ही नहीं है सेक में, आपको पता ही है। वैसे इस पूरा डिटेल जो है आपको वीडियो नंबर 1 या 2 में आराम से, 2 में आराम से मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्राफ के साथ समझाया है बहुत ढंग से, मन लगा के। चलिए अब हम लोग वही बात करते हैं कि अगर x इसमें से आ जाता है, इट मीन्स इसकी रेंज में से, तो वैलिड आंसर है। बात करते हैं, देखिए जरा, सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स 0 की बात करता हूं, इज इट 0, क्या 0 बिलोंग करेगा रियल नंबर -1 के बीच से, क्लियर नहीं हो रहा ना, क्लियर करते हैं। ये रियल नंबर का सेट होता है, नंबर लाइन बना रहे हैं, बीच में कहीं 0 होता है, इधर -1 होता है, इधर 1 होता है। कहा गया है कि ये वाला माइनस करना है तो इसके बीच की वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है, इसके बीच की वैल्यूज 1 आ सकता है, इनके बीच की वैल्यूज नहीं आएंगे, वो 0 तो बीच में है, इसका मतलब आंसर वैलिड नहीं है, ये आंसर गलत है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे एग्जांपल की, सपोज कर लें इसकी जगह हम लोग 2 लेके चलें, 2 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज 2 जो है वो इस सेट में रहेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे आएगा, है ना, 2 कहाँ आएगा, इस 1 से आगे आएगा, और ये तो रियल नंबर की इधर वाली वैल्यूज देखिए जरा, जो मेरा चौक जो है ना, इस चौक जहाँ चौक चलेगा वहाँ की वैल्यू वो लेगा, बाकी कहीं नहीं लेगा। ये वैल्यू लेगा इधर वाली वैल्यू लेगा, ये वैल्यू नहीं लेगा मेरे भाई, ये वाली बीच वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज नहीं लेगा, ये भी वैल्यूज ले सकता है -1, और ये भी ले सकता है। ग्राफ में अगर आप बात करोगे तो ग्राफ से बहुत ढंग से हमने इस चीज़ को क्लियर किया था, ठीक है। बात करते हैं इधर वाले केस की, इधर वाले केस में भी यही रहेगा कि आप सेक की पहले रेंज डोमेन डिफाइन कर लीजिए, सेक इनवर्स की। वो जो रेंज डोमेन थी हमने इसका चार्ट बनवाया था बेटा, पीछे पूरा का पूरा लिखा है, बुक में भी NCERT में भी, जो है वो है r -1 से 1 से अगर शुरू करें, और हमारे पास ये कहाँ तक जाएगा, इजीली ये जाएगा 0 π क्लोज इंटरवल, ठीक है, माइनस, ठीक है, आपके पास में सिंगल एलिमेंट वाला सेट है π/2। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को बताने का समय इस वीडियो में नहीं है, आप लोग वीडियो नंबर 2 में हमने ग्राफ के साथ ये चीज़ें समझाई हैं बेटा, ये कैसे रेंज आई है, ये कैसे कैसे क्लियरिटी आई है, ये सब चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं, ठीक है। बात कर ली जाए, आप अगर एग्जाम्पल, कहने की बात ये है कि अगर x बिलोंग कर रहा है इस वाले 0 to π, ठीक है, आपके पास में 0 to π -π/2 से अगर आ जाता है तो वैलिड है, आंसर सही है आपका, यानी कि ये इसकी प्रिंसिपल रेंज है बेटा, ठीक है, और ये प्रिंसिपल रेंज में आंसर आपका दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। बट अगर हमारे पास में बेटा ये चीज़ जो है इसमें बिलोंग नहीं करती है 0 to π एंड -π/2 में, तब हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण से सपोज करते हैं, उदाहरण लेकर के चलते हैं। इसको पहले रेंज को डिफाइन कर लो, कहाँ से कहाँ तक, इधर कर लेता हूँ मैं, है ना, ताकि ये वैल्यूज लेना आसान रहे। जैसे कि हमें कहा गया है, ये नंबर लाइन हम बना लें एक, जैसे कि हम बनाते हैं थोड़ा समझने के लिए, यहाँ बीच में 0, यहाँ पे π/2, तो मैं डायरेक्ट पाई लिख रहा हूँ, है ना, आपके पास में यहाँ पे π/2 भी है, चलिए π/2 है ना, तो
तो अब कहा है कि ये तो आएगा ही नहीं आएगा, सेट बनेगा ऐसा है ना, ठीक है। कहा गया है कि ये तो आएगा ही नहीं आएगा, तो इसे तो छोड़ दो, ये तो कभी वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है। और क्लोज इंटरवल मीन्स ये वैल्यू भी आ सकती है, ये वैल्यू भी आ सकती है, और इनके ये वाली वैल्यूज भी आ सकती हैं, जो कि जहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क किया, ये वाला हिस्सा आ सकता है, ठीक है। आपके पास इनसे बाहर से कोई वैल्यू लीजिए, जरा ऐसे मैं लिखता हूँ सेक, इनसे बाहर से कोई इधर से वैल्यू ले लीजिए जरा, थोड़ा सा कोई आगे की तरफ बढ़ा के, पाई से आगे, चलो 5π/4 ही लेते हैं, बार बार वही ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्लियरिटी लानी है सिर्फ चीज़ें। क्वेश्चन तो बाकी हम करेंगे भरपूर मात्रा में, तब आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इसको हम लोग ये π/4 अगर आंसर लिखे हैं 5π/4, तो इस रेंज में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आउटसाइड है, ये यहाँ पे में कहीं मिलेगा, ठीक है। 5π/4 यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो ये हमें इसको इस रेंज में लेके आना है। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि सेक इनवर्स और सेक लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई प्लस π/4 जैसे कि लिखते आ रहे हैं, सेक इनवर्स, ठीक है। सेक इनवर्स यह जाएगा सेक 360 प्लस थीटा मीन्स थर्ड में चले गए, यहाँ पे माइनस का रहेगा, ठीक है। सेक π/4। अब फिर वही बात है कि हम लोग कभी भी इसको, क्योंकि हमें, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे सेक इनवर्स सेक माइनस π/4, तो बिल्कुल गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये माइनस को खा जाता है, जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं, तो इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, तो इसको और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना रहेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। तो इसको करने के लिए सेक को रखिए जो का तुम, चलिए माइनस को ख़त्म करने का मतलब ये रहेगा कि आप लोग देखिएगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर, चतुर्थांश के अंदर ये माइनस में रहता है, इसमें भी माइनस में है, इसमें भी, तो 180 माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है। सेक 180 माइनस π/4, ठीक, दैट इज इक्वल टू सेक इनवर्स, आपके ये माइनस हट जाएगा फिर तो, क्योंकि जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब सेक 180 माइनस थीटा हमेशा सेक थीटा रहेगा विद माइनस साइन, राइट, वो तो है ही, हाँ वो तो कर चुके हैं हम लोग पीछे, तो इसको माइनस सिर्फ कर लीजिएगा। सेक ऑफ 3π/4, राइट, 135 बन जाएगा ना। सेक से सेक आप कुछ ही करो, ख़त्म करो, तो 3π/4। अब 3π/4 बेटे कहाँ बनेगा, वो इस रेंज में आसानी से बन जाएगा, यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, तो ये आसानी से समझ में आपको आ जाएगी। तो यही इसका तरीका करने का, ठीक है। एक चीज़ बची, उसको क्लियर करके फिर वीडियो समाप्त, तो उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग छेड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको रफ कर दे रहे हैं और नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इजीली, तो नेक्स्ट में क्या बात करनी है मेरे को, थोड़ा सा ये है कॉसेक, है ना, और साथ में कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, क्या ये वैलिड है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। x कैसी वैल्यूज देगा उसके बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोसेक इनवर्स एंड कोसेक x इज इक्वल टू एक्स, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कोसेक की रेंज एंड डोमेन की, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है फंक्शन आपके पास में, ठीक। आपको पता है ये फंक्शन जो है 1/sin के इक्वल होता है, राइट, यानी कि जहाँ जहाँ साइन की वैल्यू 0 रहेंगी बेटा, ठीक है, जहाँ जहाँ साइन की वैल्यू 0 रहेंगी वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा, तो लिखेंगे r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n पाई वेर n बिलोंग्स टू ये ऐसा। कहाँ तक जाएगी वैल्यू, r माइनस -1, ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर x की वैल्यू बिलोंग कर जाए इस इंटरवल में r माइनस -1, जैसे कि सेक वाले केस में डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, मीन्स यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। आपके पास में इधर वाली आ जाए वैल्यू सारी, इधर वाली सारी वैल्यूज आ जाए, बिल्कुल ठीक है नहीं, और ये भी आ जाए, लेकिन इनके बीच की ना आए तो हम कहते हैं वैलिड है। अगर इनके बीच का नहीं आता तो वैलिड नहीं है आपके पास में, ठीक है। क्या हाल है, कितने मिनट की होगी, 48, ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल, आप वैसे खुद भी डिस्कस इसको कर सकते हो। मान लिया हमने लिखा कि कॉस इनवर्स कोसेक
कोसेक इनवर्स मैंने लिखा 5 लिख दिया इजिकल टू 5। इज इट वैलिड? क्या ये इस रेंज में बनेगा इधर की तरफ? बिल्कुल 5 कहीं आएगा, सही आंसर है। बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बकवास कर ली इसके चक्कर में, ठीक है। अब इसको समझाते हैं, लास्ट टॉपिक बनता है ये हमारा, है ना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। क्या बात करेंगे? इसका जो कोसेक इनवर्स की जो रेंज डोमेन होती है वो क्या क्या होती है बेटा। हमारे पास ये टेबल बनाई है इन्होंने बेटा, एनसीईआरटी की किताब में एक्सरसाइज शुरू होने से पहले टेबल बनाई है। आप लोग किताबों का इस्तेमाल करें, मुझे कोई शर्म नहीं आती किताब इस्तेमाल करने में, क्योंकि किताबों ने ही मुझे सारी नॉलेज दी है। -1 और 1 ये आपका डोमेन आपके पास में बनेगा इसका। एंड ये जो बनेगा ओपन इंटरवल 0 to पाई माइनस, ठीक है, माइनस आपके पास में, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे ये अलग चीज़ आएगी नहीं, ये हमने सेक वाली डिस्कस कर ली दोबारा से। फिर ये आएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और इसमें से हम सिंगल एलिमेंट घटा देंगे आपके पास में कौन से वाला बेटा, 0 वाला, राइट। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये लिखा है इसके अंदर, एक पूरी टेबल जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरी बनी है इससे। तो ये इसका जो है बेटा बना इसका रेंज एंड डोमेन, ठीक है, ठीक है। अब अगर हमारा x जो है, समझ लेंगे, अगर x जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, या फिर इस कंडीशन सिंगलटन सेट हमारे पास ये एक अवयव वाला सेट है 0, तो वैलिड आंसर बन जाता है। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ठीक है, और ये आपके पास में 0, तो क्या किया जाएगा, उदाहरण लेके चलें, उदाहरण लेकर के चलें। कौन सा उदाहरण है, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए कहाँ की रेंज है कहाँ की नहीं है, इस पर थोड़ा बना लीजिएगा। यहाँ पे 0 π/2 एंड देयर इज़ -π/2, ठीक है। बाकी इसने कहा है कि ये वैल्यू कभी नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू कभी नहीं आएगी 0 वाली। बाकी क्लोज इंटरवल यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, ये वाली और ये वाली, ये भी आ जाएगी। इनसे बाहर से कोई वैल्यू लो, 90 से बाहर सपोज मैंने ले ली, देखिए जरा लेता हूँ कोसेक इनवर्स कोसेक 2π/3, 120 लेके चलता हूँ। 2π/3 इससे बाहर बनेगा ना यहाँ कहीं, ठीक। तो ये तो 2π/3 अगर डायरेक्ट आंसर लिखा जाए, ये तो आपके पास में इस रेंज में नहीं आएगा, प्रिंसिपल रेंज में तो ये आंसर नहीं आएगा। तो उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना रहेगा, जैसे हम ट्रांसफॉर्म करते आए हैं। आपके वैसे लिखा जाएगा कोसेक, इसे लिख लीजिए पाई माइनस π/3। बताइए, सोचिए, बिल्कुल ठीक है। ये जाएगा कोसेक इनवर्स आपके पास में माइनस, क्या सेकेंड वाले में क्या रहेगा, ये 180 माइनस प्लस का रहता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे प्लस का कोसेक π/3, इजीली कह दो π/3। और ये बिलोंग करेगा किसमें, ये जो ऊपर लिखा है प्रिंसिपल रेंज या मुख्य शाखा में आपके पास में। तो आंसर वैलिड है। अगर इसमें कभी 0 आ जाए, इस तरीके से थोड़ा सोच लेना जरा, अगर इसी के बारे में थोड़ा सा कभी बात आ जाए, कोसेक इनवर्स कोसेक 0 इज इक्वल टू 0, आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज है, उसमें 0 जो है ये π/2, ये π/2 माइनस का, ये 0 हमने माइनस कर दिया, ये नहीं आएगा आपके पास में, ठीक। इसका मतलब हमारे पास में ये वैलिड आंसर नहीं है। तो बेटे मुझे लगता है जो आज प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की हैं आपके सामने, वो अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और जिसकी क्लियर हो गई होंगी वो जाके देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 में कि क्या क्वेश्चन हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। 100% होंगे क्वेश्चन। वैसे मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में 2.1 के एक एक सवाल को डिस्कस करूँगा, ठीक है। नहीं, अगर बेटा आज की प्रॉपर्टीज़ आपको जिस तरीके से पढ़ाया गया है वो समझ में आया हो, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग बेटा मज़े कीजिए, स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने एक बेहतरीन मसाला लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।